नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप शो। रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर जिस तरह सरकार ने अपने फैसले को घंटों के भीतर पलटा है, उससे सिर्फ नीति के प्रश्न खड़े ही नहीं होते। शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी के ट्वीट पर सरकार के समर्थकों ने जिस तरह प्रतिक्रिया दी है, उससे शरणार्थियों को लेकर एक देश के रूप में हमारी समझ और संवेदनशीलता का भी अंदाजा होता है। इसीलिए जरूरी है कि आज के घटनाक्रम को लैंडमार्क और क्लैरिफिकेशन की तुकबंदी वाली शब्दावली से हटाकर देखा जाए, उस राजनीति को भी समझा जाए जो भारत में शरण देने न देने और नागरिकता के सवाल को लेकर हो रही है। ये काम किया जाएगा दिन की बड़ी खबर में। साथ में ये भी बताएंगे कि भाजपा संसदीय बोर्ड में क्या बड़ा बदलाव हुआ, लेकिन पहले आप दिन का वीडियो देख लीजिए। ये आग लगी हुई है और ये बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है और ये स्टैंड का इस वीडियो के बारे में बताएं उससे पहले एक जरूरी बात, इस तरह के स्टंट्स करना काफी जोखिम भरा हो सकता है क्या है ही। इसे दोहराने की कोशिश आप मत कीजिए। अब आते हैं वीडियो पर। पीठ पर आग लगाकर बाइक समेत नदी में छलांग लगाने वाला ये वीडियो यूपी के उन्नाव जिले का है। यहाँ 15 अगस्त के दिन सई नदी के किनारे कुछ लोग जुटे, फिर नदी से करीब 100 मीटर की दूरी पर बाइक सवार आया। उसकी बाइक के पीछे तिरंगा लगा हुआ था। देखते ही देखते आसपास खड़े लोगों ने उसकी पीठ पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और इसके तुरंत बाद बाइक सवार तेजी से नदी की ओर बढ़ा और बाइक समेत नदी में छलांग भी लगाई। इस तरह का स्टंट जानलेवा हो सकता है, लेकिन स्टंट किसी तरह पूरा हो गया। वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर स्टंट करने वाले का हौसला बढ़ाया भी। अब बारी थी पुलिस की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा तो पुलिस ने इसे अंजाम देने वाले शख्स की तलाश शुरू की। स्टंट करने वाला शख्स ज्यादा दिन तक छिप नहीं पाया और आज उन्नाव पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया। दिन के वीडियो के बाद अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी भाजपा के खेमे से है। 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी की नई पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन हो गया है। पार्लियामेंट्री बोर्ड को ऐसा समझिए कि इसमें पार्टी के बड़े महत्वपूर्ण फैसले लेने वाले बड़े बड़े नेता शामिल रहते हैं। बीजेपी के संसदीय बोर्ड को पार्टी की सबसे ताकतवर संस्था के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर या फिर किसी भी राज्य में अगर गठबंधन की बात होती है तो उसमें संसदीय बोर्ड का ही फैसला अंतिम होता है। इसके अलावा राज्यों में विधान परिषद या विधानसभा में लीडर चुनने का काम भी यही बोर्ड प्रायः करता है। दिलचस्प यह है कि इस बार के संसदीय बोर्ड में भाजपा के बड़े नेता और पूर्व अध्यक्ष पार्टी के नितिन गडकरी को जगह नहीं मिली है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी बोर्ड से बाहर कर दिया गया है। संसदीय दल की नई लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, असम के पूर्व मुख्यमंत्री और फिलहाल केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जाटिया और बीएल संतोष को शामिल किया गया है। इनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें कम लोग ही जानते हैं। मसलन तेलंगाना से आने वाले के लक्ष्मण राज्यसभा सांसद हैं और पार्टी के अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। पंजाब से आने वाले इकबाल सिंह लालपुरा पर आते हैं, ये अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं फिलहाल। हरियाणा से आने वाली सुधा यादव पार्टी की राष्ट्रीय सचिव व पूर्व सांसद हैं। सत्यनारायण जटिया एमपी से आने वाले पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। 1999 की वाजपेयी सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर श्रम और रोजगार मंत्रालय का काम ये संभाल चुके हैं। संसदीय बोर्ड में सबसे चौंकाने वाला चेहरा कर्नाटक के भाजपा लीडर बीएस येदियुरप्पा का है, जिन्हें कुछ वक्त पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। 77 वर्षीय येदियुरप्पा पार्टी की अलिखित आयु सीमा को पार कर चुके हैं, 75 साल वाली। सूत्र बताते हैं कि येदियुरप्पा कुछ समय से नाराज चल रहे थे। ऐसे में संसदीय बोर्ड में स्थान देकर उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि अगले ही साल कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं। संसदीय दल के अलावा चुनाव समिति के लोगों के नाम का भी ऐलान हुआ। चुनाव समिति भाजपा में दूसरी सबसे ताकतवर संस्था के तौर पर जानी जाती है। चुनाव समिति के सदस्य लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव तक टिकट वितरण पर फैसला लेते हैं। इसके अलावा ये भी तय करते हैं कि कौन सीधे चुनावी राजनीति में आएगा और कौन इस राजनीति से बाहर रखा जाएगा, संगठन वगैरह का काम देखेगा।
चुनावी मामलों की सभी शक्तियां पार्टी की चुनाव समिति के पास ही होती हैं। इस लिस्ट में जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जटिया के अलावा, यानी कि जो संसदीय बोर्ड है उसके अलावा भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस, ओम माथुर, बीएल संतोष, वनति श्रीनिवास को जगह मिली है। इस लिस्ट में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को जगह नहीं मिली। दूसरी सुर्खी की तरफ चलते हैं। यह बिहार से आई है। बिहार में मंत्रिमंडल का गठन होते ही विवाद भी शुरू हो गया है। आरजेडी के कोटे से मंत्री बने एमएलसी कार्तिकेय सिंह मंत्री पद की शपथ लेते ही सवालों के घेरे में आ गए हैं। दरअसल साल 2014 में एक शख्स का अपहरण हुआ था। इस मामले में सजायाफ्ता अनंत सिंह के करीबी और बिहार के नए कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह भी आरोपी हैं। उनके खिलाफ अदालत ने वारंट जारी किया हुआ है। उन्हें 16 अगस्त को पेश भी होना था, लेकिन वो उस दौरान शपथ ले रहे थे। मामले पर बवाल शुरू हुआ तो कार्तिकेय सिंह के वकील ने दावा किया कि उन्हें इस मामले में दानापुर कोर्ट से 1 सितंबर 2022 तक के लिए अग्रिम जमानत मिली हुई है। मामला संज्ञान में आते ही भाजपा हमलावर हो गई। नीतीश कुमार को घेरा जाने लगा। सुशील मोदी ने जंगल राज का कॉइन फिर से उछाल दिया। मंत्री का इस्तीफा मांगे जाने लगा। जब इस मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी थी नहीं पहले से। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस बारे में पता करेंगे और फिर जवाब देंगे। मुख्यमंत्री का जवाब दिलचस्प रहा। एक मंत्री उनके कैबिनेट में शपथ ले रहा है और उन्हें उसके बैकग्राउंड की जानकारी नहीं है। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने मांग कर दी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह को बर्खास्त कर दें और जेल भेज दें। एक प्रतिक्रिया राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तरफ से भी आई है। आज दिल्ली से पटना के लिए निकलते हुए लालू प्रसाद ने कहा कि तानाशाह सरकार को हटाना है, मोदी को हटाना है। कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह को लेकर सुशील मोदी के आरोपों पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं है। यह कहना गलत बात है। लालू ने यह भी कहा कि सुशील मोदी का क्या है, वो झूठे हैं। राजनीतिक प्रतिक्रियाओं से इतर सवाल कानूनी प्रक्रियाओं का है, जिसका यहां उल्लंघन सीधा तो होते हुए नहीं दिखा है, लेकिन बात मॉरल ग्राउंड की है। तीसरी सुर्खी पर आते हैं। ये झारखंड से है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में याचिका के सुनवाई योग्य होने पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा याचिकाकर्ता या ईडी सोरेन के खिलाफ पहली नजर में केस स्थापित नहीं कर पाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी पर सवाल उठाते हुए कहा, आपके पास सोरेन के खिलाफ इतने सबूत हैं तो फिर कार्रवाई कर दीजिए। पीआईएल याचिकाकर्ता के कंधे पर बंदूक क्यों चला रहे हैं? यदि आपके पास इतने अधिक ठोस सबूत हैं तो आपको कोर्ट के आदेश की आवश्यकता क्यों ही है? पहली नजर में सामग्री होनी चाहिए। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी की सील कवर रिपोर्ट लेने से भी इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि यदि आप जो कह रहे हैं उसके अनुसार चलेंगे तो ये एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा। किसी पर भी आपराधिक मुकदमा चल सकता है। उधर ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सोरेन की याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा सोरेन के खिलाफ सबूत मिले हैं, ये मामला गंभीर है और हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रखी जाए। जांच के दौरान कुछ गंभीर बातें सामने आई हैं। मामले को तकनीकी खामियों के चलते खारिज नहीं किया जाना चाहिए। झारखंड सरकार की ओर से कपिल सिब्बल पेश हुए। उन्होंने कहा यह याचिका सुनवाई योग्य ही नहीं, फिर भी हाईकोर्ट ने बिना याचिकाकर्ता की जांच किए सुनवाई शुरू कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह तय होगा कि हाईकोर्ट में सीएम सोरेन के खिलाफ सुनवाई होगी या नहीं होगी। चौथी सुर्खी बुलेट ट्रेन से जुड़ी हुई है। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने भारत में बुलेट ट्रेन के काम पर अपडेट दिया है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें जारी करते हुए कुछ जानकारी भी दी है। बुलेट ट्रेन प्रगति रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात, दादरा नगर हवेली और महाराष्ट्र में जमीन अधिग्रहण का काम लगभग पूरा हो चुका है। इसके साथ ही पाइलिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है। जो खंभे खड़े किए जाते हैं उसके लिए नींव के काम को पाइलिंग कहते हैं। यह अपडेट ऐसे समय पर आया है जब सोशल मीडिया पर कई लोगों ने 15 अगस्त 2022 के दिन व्यंग्य किया, पूछा था कि बुलेट ट्रेन कहां है। दरअसल सितंबर 2017 में जब बुलेट ट्रेन के लिए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया, तब 15 अगस्त 2022 तक इसका पूरा हो जाएगी ये परियोजना, इस तरह की बात कही गई थी, जो कि तय वक्त में पूरी नहीं हो पाई। स्पष्टीकरण जारी करते हुए सरकार की तरफ से बताया गया, गुजरात में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए 98.8% जमीन अधिकृत कर ली गई है। इसके अलावा दादर नगर हवेली में 100% जमीन एक्वायर कर ली गई है। महाराष्ट्र में 75.25% जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक गुजरात में साबरमती में
यात्री टर्मिनल हब भी पूरा होने वाला है। इसके अलावा 162 किलोमीटर में पाइलिंग का काम खत्म हो चुका है। पाइलिंग का मतलब किसी भी ढांचे को बनाने के लिए बनाया गया पिलर, उसकी जो नींव होती है उसको पाइलिंग कहते हैं। मोदी सरकार का पहला रेल बजट पेश करते हुए साल 2014 में सदानंद गौड़ा ने बुलेट ट्रेन का ऐलान किया था। उस समय सरकार ने साल 2023 में बुलेट ट्रेन पटरी पर दौड़ाने का एक लक्ष्य रखा था, लेकिन कोविड के चलते यह डेडलाइन 2026 तक बढ़ा दी गई है। प्रस्तावित प्रोजेक्ट के मुताबिक मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। इसकी अधिकतम स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। जापान के सहयोग से भारत सरकार मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल यानी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रही है। मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन के लिए अलग से हाई स्पीड ट्रैक बिछाया जा रहा है। ये ट्रेन समुद्र के नीचे से भी गुजरेगी। इस रूट पर कुल 508 किलोमीटर की दूरी बुलेट ट्रेन लगभग 2 घंटे में पूरी करेगी। ये थी सुर्खियां। अब देखिए दिन की बड़ी खबर। आपने बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में सुना है कि किस तरह एक नाजुक सी तितली दुनिया के एक कोने में अपने पंख फड़फड़ाकर एक चेन रिएक्शन शुरू कर सकती है, जिसके नतीजे में दुनिया के बिल्कुल दूसरे कोने में तूफान आ जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि दुनिया में सारे तंत्र एक दूसरे में गुथे हुए हैं और छोटी से छोटी हरकत जब एक जगह होती है तो एक बहुत बड़ी घटना दूसरी जगह रच सकती है। म्यांमार के रोहिंग्या प्रश्न को लेकर भारत की राजनीति में जो भूचाल मचा हुआ है, जो हाहाकार है, वो भी बटरफ्लाई इफेक्ट का ही एक क्लासिक उदाहरण है। माना जा सकता है ये कहानी अब तक इतने मोड़ ले चुकी है कि उसे एक ललन टॉप शो में सुनाना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम संक्षेप में कुछ बिंदु आपके सामने रखेंगे ताकि आप आज के घटनाक्रम का संदर्भ समझ सकें, जान सकें कि आखिर क्यों जो सरकार रोहिंग्या शरणार्थियों को फ्लैट देने जा रही थी वो कुछ ही घंटों के भीतर उनकी बस्तियों को डिटेंशन सेंटर घोषित करने का ऐलान कर देती है। रोहिंग्या लोग मुख्यतः म्यांमार के रखाइन इलाके में रहते हैं। रोहिंग्या होना एक नस्लीय पहचान है, जैसे भारत में तमिल या नागा होना। रोहिंग्या आबादी में हिंदू और ईसाई धर्मावलंबी भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर रोहिंग्या इस्लाम को मानते हैं। इनकी अपनी भाषा, खान पान और संस्कृति है और यही चीज इनके लिए बन गई है समस्या। म्यांमार की बहुसंख्यक बौद्ध आबादी में कई गुट ऐसे हैं, जो सबसे बड़ा गुट है वो इन्हें म्यांमार का मानता ही नहीं है। इसलिए दोनों गुटों के बीच टकराव होता रहा और 1970 के दशक से रोहिंग्या लोगों का पलायन शुरू होता है म्यांमार से। 2015 में रोहिंग्या बड़ी संख्या में टूटी फूटी नावों में सवार होकर बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस और थाईलैंड जैसे देशों की तरफ निकलते हैं। लेकिन जो तस्कर इन्हें लेकर के चले थे वो कई नावों को बीच समंदर में छोड़कर भाग जाते हैं। कोई भी देश रोहिंग्या लोगों को अपने यहाँ आने नहीं देना चाहता था। तब कितने ही लोग ऐसी नावों पर फंस गए जो कभी भी डूब सकती थी, और जब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हंगामा हुआ तब तक सैकड़ों लोग डूबकर मरे भी। इसे 2015 का रोहिंग्या रेफ्यूजी क्राइसिस या रोहिंग्या बोट क्राइसिस कहा जाता है। इस कहानी का एक दूसरा पक्ष भी है। दमन से सुरक्षा के नाम पर रोहिंग्या समुदाय के बीच उग्रवादी संगठन भी पनप गए थे। इनमें से कुछ संगठनों पर आतंकवादी गतिविधियों का आरोप भी लगा है, और ऐसा एक संगठन था अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी। इसके हमलों का बहाना बनाकर म्यांमार की सेना ने अगस्त 2017 में पूरी रोहिंग्या आबादी के खिलाफ एक युद्ध जैसा छेड़ दिया। रोहिंग्या लोगों को टॉर्चर किया गया, महिलाओं का सामूहिक बलात्कार हुआ और गांव-गांव नरसंहार हुए। 2018 में संयुक्त राष्ट्र ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि म्यांमार की सेना ने जेनोसाइडल इंटेंट के साथ काम किया, यानी कि नियत ही नरसंहार की थी। इस बात को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सहमति है कि म्यांमार के लोग, जो रोहिंग्या लोग हैं, वो बहुसंख्यकवाद और एक तानाशाही सरकार की सेना द्वारा सिस्टमैटिक ढंग से कुचले गए हैं और इसी के नतीजे में इन्होंने पलायन किया। रोहिंग्या शरणार्थियों की सबसे बड़ी संख्या ऑब्वियसली बांग्लादेश में, क्योंकि नेबरिंग कंट्री है। भारत में इनकी संख्या तकरीबन 40,000 बताई जाती है। ये जम्मू, हैदराबाद, नू और दिल्ली के आसपास बनी झुग्गियों और कैंप्स में रहते हैं। तकरीबन 14,000 के आसपास के पास यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज UNHCR द्वारा जारी रेफ्यूजी कार्ड है। ज्यादातर अनडॉक्यूमेंटेड है, उनका रिकॉर्ड नहीं है। ये छोटे मोटे काम करते हैं, मजदूरी वगैरह, और अपना घर चलाते हैं। भारत ने आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र के 1951 वाले रेफ्यूजी कन्वेंशन या फिर शरणार्थियों पर 1967 के प्रोटोकॉल पर दस्तखत नहीं किए हैं, लेकिन भारत ने ऐतिहासिक रूप से शरणार्थियों के लिए अपने दरवाजे हमेशा खुले रखे, दिल बहुत बड़ा रखा, और इसकी बहुत सारी मिसालें हम आपको दे सकते हैं। तिब्बत से न सिर्फ भारत में शरणार्थी आए, बल्कि उनकी निर्वासित सरकार भी भारत से ही चलती है। राजधानी का काम होता है धर्मशाला से। श्रीलंका पर आ जाते हैं। यहां गृह युद्ध खत्म हो चुका है, लेकिन अब भी हजारों तमिल शरणार्थी भारत में रहते हैं। तमिल विषय को लेकर तो भारत ने 1987 में श्रीलंका में फौज तक भेज दी थी IPKF।
बीते दशकों में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के चलते हजारों हिंदू, सिख और बौद्ध परिवार भारत आए हैं। इन्हें भी कभी देश छोड़कर जाने को नहीं कहा गया। आर्थिक कारणों से बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और पाकिस्तानी मुसलमान भी भारत आए हैं और बसे हैं, ऐसे आरोप लगते हैं। ज्यादा बड़ी संख्या बांग्लादेश से आए मुसलमानों की है। भारत में आधिकारिक रूप से शरणार्थी नीति नहीं है। जो भी बिना वीजा के भारत आता है, नियमों का पालन किए बिना, तकनीकी रूप से अवैध प्रवासी ही उसे माना जाता है। ऐसे लोग जो खुद को शरणार्थी बताते हैं, उनके लिए भारत सरकार ने 2011 में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया था, जिसका पालन राज्य करते हैं। जब राज्य ये पाते हैं कि शरणार्थी होने का दावा कर रहा व्यक्ति, जो कि बाहर से आया है, अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट है, वाकई नस्लीय या धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हुआ है, तब वो केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक अनुशंसा भेजता है, जिसके आधार पर एक लॉन्ग टर्म वीजा जारी कर दिया जाता है। इस वीजा के आधार पर शरणार्थी माना गया शख्स पढ़ाई और रोजगार पा सकता है। पूर्वोत्तर और खासकर असम में अवैध प्रवासियों को लेकर जरूर लंबे समय से ऐतराज रहा है, लेकिन इसका आधार नस्लीय पहचान और आर्थिक मौकों से बना हुआ है, न कि धार्मिक विद्वेष से। यह बात सही है कि असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बना है, लेकिन एनआरसी को आधार बनाकर किसी को वापस अब तक के नहीं भेजा गया है। तो यह स्थापित होता है कि भारत शरणार्थियों को लेकर ऐतिहासिक रूप से उदार रहा है। यह उदारता अपनी करवट बदलती है 2019 के नागरिकता संशोधन कानून के साथ। कानून के मुताबिक अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ित हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई लोगों को भारत की नागरिकता दी जा सकती है। इनमें से सिर्फ एक बड़े धर्म का नाम गायब है, इस्लाम। इस कानून के लिए नियम अभी तक नहीं बने, लेकिन सरकार लगातार कहती रही है, हम भी आपको लगातार बताते रहे हैं कि सरकार नियम बनाने की इच्छा रखती है और कहती है कि वो भविष्य में लागू भी करेगी। तो नियमों के अभाव में भी सरकार की मंशा स्पष्ट है। अब रोहिंग्या न सरकार के बताए 6 धर्मों में आते हैं और न ही 3 देशों में से आते हैं। फिर शरणार्थियों को लेकर होने वाली राजनीति में वो एक बहुत बड़ा कीवर्ड है। मामला भले विदेश मंत्रालय का विषय हो, लेकिन इसके आधार पर राज्यों के चुनाव तक में वोट मांगा जाता है। यकीन नहीं आता तो इसी साल संपन्न हुए उत्तराखंड चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह का दिया ये बयान आप सुन लीजिए, 2022 का ही है। आपको वादा करने आया, आप पुंडरीक साहब को जिता दीजिए, हमारे धामी जी को मुख्यमंत्री बना दीजिए, रोहिंग्याओं को चुन चुन कर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। केंद्र सरकार संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में रोहिंग्या शरणार्थियों को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बता चुकी है। सरकार यह आरोप भी लगा चुकी है कि कुछ रोहिंग्या मानव तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों तक से जुड़े हुए हैं। वैसे यहां यह भी दर्ज किया जाना जरूरी है कि अब तक रोहिंग्या गुटों पर भारत में आतंकी गतिविधियों का कोई आरोप न्यायालय में साबित हुआ नहीं है। लेकिन रोहिंग्या एक ऐसा विषय तो बन ही गया है जिसे भारत में धार्मिक प्रताड़ना की जगह अवैध घुसपैठ के संदर्भ में ही देखा जाता है। इसलिए हर किसी को आश्चर्य हुआ जब आज सुबह केंद्रीय शहरी आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह ट्वीट कर दिया और लिखा कि भारत ने हमेशा शरणार्थियों का स्वागत किया है। एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है जिसमें रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बक्करवाला इलाके में बने EWS फ्लैट्स में बसाया जाएगा। इन्हें मूलभूत सुविधाओं के साथ दिल्ली पुलिस की सुरक्षा दी जाएगी और UNHCR द्वारा जारी पहचान पत्र भी दिए जाएंगे। आगे पुरी ने लिखा, जिन लोगों ने भारत की शरणार्थी नीति को CAA से जोड़कर दिखाया और गलत बयानी करके अपने करियर बना लिए, वो आज निराश होंगे। भारत संयुक्त राष्ट्र के रेफ्यूजी कन्वेंशन 1951 का आदर करता है और नस्ल, धर्म या कुल से परे सभी को अपने यहां शरण भी देता है। पुरी का इतना कहना था कि उन्हें सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रोल किया जाने लगा। पूरी सरकार को ही ट्रोल किया गया। इनफैक्ट ट्रोल्स पर हम अपना समय खर्च नहीं करने वाले हैं, लेकिन आपको विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार का यह बयान आपको सुनाएंगे। भारत के शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप पुरी का यह बयान देखा है, जिसमें उन्होंने रोहिंग्यास को शरणार्थी बताया है और यह कहा है कि भारत सरकार बक्करवाला में DDA के EWS फ्लैट्स उनको दे देगी। हमको आश्चर्य भी हुआ है और धक्का भी लगा है। हम मंत्री जी को भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह का 10 दिसंबर 2020 का संसद में दिया गया भाषण स्मरण कराएंगे, जिसमें उन्होंने घोषणा की थी और देश से वायदा किया था कि रोहिंग्यास को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा।
भारत के सुप्रीम कोर्ट में। भारत सरकार ने अपने शपथ पत्र में भी कहा है कि रोहिंग्या शरणार्थी नहीं है, घुसपैठिए हैं और भारत उनको स्वीकार नहीं कर सकता। आलोक कुमार ने स्पष्ट कहा कि रोहिंग्या को वापस भेज देना चाहिए। क्या रोहिंग्या वापस जा सकते हैं वाकई? इस सवाल का जवाब आपको हमारी खास पेशकश दुनियादारी की मास्टर क्लास के इस हिस्से में मिल जाएगा जो हम आपको अभी सुनाने जा रहे हैं। इंस्टेंट कन्फ्लिक्ट पॉइंट क्या था? 2016-17 में शुरू हुआ था। हाँ, ये क्या कुछ आर्मी ने कार्रवाई की थी या कुछ बहुत पहले से चल रहा था कि यहाँ पर जैसे आर्मी कार्रवाई करती थी, यहाँ से पुशबैक आता था, यहाँ पर कुछ ग्रुप्स ऐसे बन गए थे जो थोड़े से रेडिकलाइज हो रहे थे। मिलिटेंट ग्रुप्स थे। वो रेडिकलाइज हो रहे थे, लेकिन ये समस्या उतनी बड़ी तो कभी नहीं थी अगर आप और देशों से इसको कंपेयर करें। लेकिन जो जहाँ तक मिलिट्री गवर्नमेंट की बात थी, उसने बुद्धिस्ट मेजॉरिटेरियनिज्म में इसको एक एवेन्यू देखा कि इसको एक रीजन है, एक एरिया है जिसमें कि हमारा पूरा कंट्रोल नहीं है और हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसमें काफ़ी आपने वो भी देखा होगा, सोशल मीडिया में भी काफ़ी बुद्धिस्ट ऐसे लीडर्स हैं जो इसको बहुत इसको नेशनल इशू, ऑलमोस्ट इशू ऑफ नेशनल सर्वाइवल के तौर पर देखा गया कि अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो हमारी जो आइडेंटिटी है एज अ बुद्धिस्ट नेशन वो खतरे में है। म्यांमार की पूरी मास्टर क्लास अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। उसमें आपको जो बिंदु हमने आपको बताया उससे इतर भी कई बिंदुओं के बारे में जानकारी मिलेगी। देखना ही चाहिए अगर आप इस रोहिंग्या विषय को समझना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत से आज तक किसी भी रोहिंग्या को वापस नहीं भेजा गया। 2012 में 7 रोहिंग्या लोगों को भारत में अवैध तरीके से घुसने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। असम के कछार जिले में इन पर पासपोर्ट एक्ट के तहत मुकदमा चला था और इन्हें वापस भेजने के लिए विधिवत आदेश भी हुए थे। 2018 के अक्टूबर में इन्हें म्यांमार के हवाले भी किया गया था। लेकिन इन मामलों में 2 बिंदु अहम थे। ये लोग वापस जाना चाहते थे और म्यांमार भी इन्हें वापस लेना चाहता था। ये बात सभी रोहिंग्या पर लागू नहीं होती है। ज्यादातर लोग वापस जाने से डरते हैं क्योंकि उन्हें दमन का डर है और म्यांमार भी इन्हें अपने देश का नागरिक मानता नहीं है, इन्हें वापस लेने में दिलचस्पी दिखाता नहीं। फिर लौटते हैं आज के घटनाक्रम पे। पुरी के ट्वीट के कुछ ही घंटों के भीतर बवाल इतना बढ़ा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा, जिसे अब हरदीप सिंह पुरी ने भी ट्वीट कर दिया है। इसमें मंत्रालय ने साफ किया कि रोहिंग्या शरणार्थियों को फ्लैट देने का कोई निर्देश गृह मंत्रालय की ओर से जारी नहीं हुआ। दिल्ली सरकार रोहिंग्या लोगों को एक दूसरी जगह पर भेजना चाहती थी। गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि रोहिंग्या जहां हैं उन्हें वहीं रखा जाए। इन्हें वापस भेजने के लिए विदेश मंत्रालय के स्तर पर काम चल रहा है। अवैध विदेशी नागरिकों को वापस भेजे जाने तक डिटेंशन सेंटर में रखा जाना होता है। दिल्ली सरकार ने अब तक रोहिंग्या बस्ती को डिटेंशन सेंटर का दर्जा नहीं दिया है। उन्हें ऐसा करने के आदेश दे दिए गए हैं। अब इसे संयोग ही कहा जाएगा कि जब दिल्ली में शरणार्थियों को लेकर यह सब हो रहा था, तभी पूर्वोत्तर में एक बार फिर नागरिकता संशोधन कानून का विरोध शुरू हो गया है। नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स यूनियन NESO ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि पूर्वोत्तर की राजधानियों में 17 अगस्त से शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू कर दिया जाएगा। खबरों की भाषा में कहें तो अभी रोहिंग्या विषय को यानी कि इस मुद्दे को और पकना है। देखना होगा कि ये पककर क्या बनेगा, लेकिन ये घटना कम से कम हमें एक मौका तो देती है कि हम अपने अंदर झांक कर देख लें कि हम किसी के लिए अपना दरवाजा खोलने से पहले क्या देखते हैं और क्या नहीं। ये था आज का दी ललन टॉप शो। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको कैसा लगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बने रहिए दी ललन टॉप के साथ। शुभ रात्रि।